बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अनीस अब्बास है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज़। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कैपिटल बजटिंग का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैपिटल बजटिंग क्या होती है, हम कैपिटल बजटिंग क्यों करते हैं। फिर हमने कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस देखा, कुछ टर्मिनोलॉजी देखी। उसके बाद हमने कैपिटल बजटिंग टेक्निक स्टार्ट की थी। उसमें पहली टेक्निक कैपिटल बजटिंग में जो पहली टेक्निक बनती है पे बैक पीरियड, वो हमने कर ली थी। उससे आगे हम आज स्टार्ट करते हैं, बाकी जो टेक्निक रहते हैं वो। जैसा कि हमने देखा था, कैपिटल बजटिंग टेक्निक दो किस्म की होती हैं, एक नॉन डिस्काउंटिंग होती हैं और दूसरा हमारे पास डिस्काउंटिंग होती है। नॉन डिस्काउंटिंग में दो दो टेक्निक आती हैं, पे बैक पीरियड आती है और दूसरी ARR आती है। इसी तरह डिस्काउंटिंग में हमारे पास पहली NPV आती है, दूसरी हमारे पास IRR आती है, फिर MIRR आती है, फिर हमारे पास कैपिटल रैशनिंग आती है, और पांचवी हमारे पास डिस्काउंटेड पे बैक होती है। हमने इनमें से पहली पे बैक पीरियड कर ली थी, अब हम ARR स्टार्ट करते हैं। ARR का मतलब होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। जैसे हमने पे बैक में देखा था, पे बैक कैश फ्लोज को कंसीडर करती है। पे बैक में हमने कैश फ्लोज देखे थे, वो कैश फ्लोज पे बेस करती है, जबकि ARR हमारे पास प्रॉफिट पे बेस करती है। उस पे बैक में हमने देखा था कि कितने पीरियड में हमारे पास कितना कैश फ्लो आ रहा था, फिर कैश फ्लो की बेस पे हमने हमने देखा था कि रिकवरी हमारी कितने टाइम में हो रही है। उसमें हम फोकस कर रहे थे कैश फ्लो को, जबकि इसमें हम प्रॉफिट को फोकस करते हैं। इसकी डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ एस्टिमेटेड एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑफ अ प्रोजेक्ट टू द एवरेज इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट।
the ratio of average accounting profit of a project to the average investment made in the project. किसी भी प्रोजेक्ट की जो एवरेज इन्वेस्टमेंट होती है और उसका एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है, उसके दरमियान अगर हम रेशो ले लें तो उसे हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। इसे फाइंड आउट करने के दो फार्मूले हैं, दो मेथड हैं इसके। पहला मेथड, उसमें हम टोटल इन्वेस्टमेंट से फाइंड आउट करते हैं। दूसरे मेथड में हम एवरेज इन्वेस्टमेंट के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। पहले मेथड में ए आर आर इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, उसको हम डिवाइड कर देते हैं, रेशो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और परसेंटेज में जवाब लेने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका एक मेथड ये है, जबकि दूसरा मेथड है इसका, ये पहला मेथड है विद टोटल कॉस्ट या टोटल इन्वेस्टमेंट। दूसरा मेथड है विद एवरेज इन्वेस्टमेंट। उसमें ए आर आर इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लाइड बाय 100, ये परसेंटेज में जवाब लेने। अब डिफरेंस इनका यहाँ पे है, इसका हम डिवाइड करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जबकि इसमें हम डिवाइड करते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू
कैश फ्लोज जो हमारे पास होते हैं प्लस हम कर देते हैं इसमें, सॉरी, कैश फ्लोज में से डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं, इसमें से, और टैक्स को भी लेस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ पीरियड्स के ऊपर। ये हमारे पास एवरेज प्रॉफिट हो जाता है, जबकि एवरेज इन्वेस्टमेंट का हमारे पास फार्मूला होता है एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें प्लस करते हैं हम स्क्रैप वैल्यू और इस सारे को डिवाइड करते हैं हम 2 के ऊपर और साथ इसके वर्किंग कैपिटल ऐड होता है। अब स्क्रैप वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इसको हम रेजिड्यूअल वैल्यू भी बोलते हैं। ये प्रोजेक्ट की जो एक्सपेक्टेड या यूजफुल लाइफ होती है, उसके गुजर जाने के बाद अगर वो एसेट सेल हो जाए तो उसकी जो सेल प्राइस होगी उसे हम रेजिड्यूअल या स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। उसके बाद ये एवरेज वर्किंग कैपिटल लेते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें, ये आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, हम प्लस कर रहे होते हैं इसमें एवरेज वर्किंग कैपिटल, और एवरेज वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है एनुअल, अगर हम एनुअल कर रहे हैं एनुअल वर्किंग कैपिटल और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 के ऊपर, तो ये हमारे पास एवरेज वर्किंग कैपिटल आ जाता है। यानी एवरेज निकालने के लिए हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं। और क्यों 2 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टार्ट में अगर वर्किंग कैपिटल जो होता है, जो इन्वेस्ट हम करते हैं, वो एज इट इज उस पीरियड के एंड पे हमें रिसीव हो जाता है, इसलिए हम इसको, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसकी हो गई और लास्ट पे फिर रिसीव हो जाता है, 2, इसलिए 2 पे डिवाइड करके हम इसको एवरेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, या इसका डिसीजन रूल होता है पहले कि इस, अब आपकी मर्जी है, किसी एक फार्मूले को भी किसी एक मेथड को फॉलो कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में, बाद ऑर्गेनाइजेशन में प्री डिफाइंड होता है कि कौन सा मेथड यूज करना है। हाँ, आपने ये देखना है, अगर आप दो प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, आप इनको कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई एक मेथड यूज करना पड़ेगा। या तो फिर आप टोटल कास्ट वाला यूज करेंगे, तो दोनों पे, इसका भी ARR आप टोटल कास्ट वाले से फाइंड आउट करेंगे, इसका भी। और अगर आप दूसरा यूज कर रहे हैं एवरेज कास्ट वाला, यानी एवरेज इन्वेस्टमेंट वाला, तो फिर आप दोनों पे एवरेज वाला ही अप्लाई करेंगे। ये नहीं कर सकते कि एक पे आपने एवरेज वाला, यहाँ पे आपने एवरेज वाला यूज कर लिया और यहाँ पे आपने टोटल वाला यूज कर लिया, टोटल इन्वेस्टमेंट वाला, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। तो आपने कंपैरिजन करते वक्त दोनों प्रोजेक्ट पे सेम सेम मेथड ही अप्लाई करना है।
और इसका डिसीजन होता है डिसीजन रूल कि अगर ए आर आर ग्रेटर है रिक्वायर्ड, ये प्री डिफाइंड जो होता है कि हमने इतना अगर रिटर्न मिलेगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे रिक्वायर्ड रेट से, तो फिर हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। और अगर ए आर आर इज लेस देन रिक्वायर्ड रेट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो आप इसको रिजेक्ट कर देते हैं। और अगर ए आर आर इक्वल आ जाता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, तो नॉर्मली हम इसे रिजेक्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई कंडीशन इसके साथ हो, कंडीशन प्लेस कर दी जाए कि अगर आप ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे तो आपको फ्यूचर में कोई और कॉन्ट्रैक्ट साथ दिया जा रहा है या कोई और फ्यूचर कैश फ्लो जिससे लिंक्ड है, कोई ऐसी कंडीशन लगा दी जाती है तो फिर हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल हालात में हम इसे रिजेक्ट कर देते हैं। ये डिसीजन रूल था। उसके बाद इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक प्रोजेक्ट ए है और उसका 42,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और 14,000 का कैश फ्लो है। कैश फ्लो है हमारे पास 14,000। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एन्युटी है, इसका कैश फ्लो 5 साल तक, एन हमारे पास 5 आ जाता है, 5 साल तक कैश फ्लो होता रहेगा। यानी एक प्रोजेक्ट है ए हमारे पास, उसमें हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी है 42,000 और 5 साल तक उसका कैश फ्लो होता रहेगा 14,000, हर पीरियड के एंड पे हमें रिसीव होते जाए। तो इसका ARR फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ARR हमारे पास होगा, अब आपकी मर्जी है आप फर्स्ट मेथड यूज करें या सेकंड मेथड यूज करें, तो मैं आपको दोनों से करके दे देता हूँ। पहले हम यूज कर रहे हैं टोटल इन्वेस्टमेंट वाला। एवरेज प्रॉफिट, ये फार्मूला है इसका, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है इसका फार्मूला था हमारे पास कैश फ्लोज इसमें से लेस करते हैं डेप्रिसिएशन को,
डेप्रिसिएशन को हम लेस करते हैं और टैक्स को लेस करते हैं और हम डिवाइड करते हैं इसे नंबर ऑफ पीरियड्स में। यहाँ पे हमारे पास कैश फ्लो है 14,000 प्लस 14,000। ये सारे कैश फ्लोज 5 पीरियड तक जो होना है सारे को ऐड करेंगे 14,000 प्लस 14,000 1 2 3 4 और ये आखिरी 5 14,000। इसमें से डेप्रिसिएशन को हम लेस कर देंगे। अब इस केस में हम सपोज कर लेते हैं कि डेप्रिसिएशन हम पहले फाइंड आउट करते हैं इसकी। सपोज के इसकी रेजिडुअल वैल्यू इज 0। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू हम डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करते हैं इसकी। यहाँ पे कर लेते हैं डीपीसी इज इक्वल टू, डेप्रिसिएशन का फार्मूला होता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसेट लेस करते हैं रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं इसको, और उसकी लाइफ पे डिवाइड कर देते हैं कि यूजफुल लाइफ कितनी है। कॉस्ट हमारे पास ये थी 42,000, इसकी रेजिडुअल या स्क्रैप वैल्यू 0 है और इसकी लाइफ 5 साल है। तो हमारे पास ये 42,000 डिवाइडेड बाय 5 ये आ जाएगा हमारे पास 8400। ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई। हम यहाँ पे इसे पुट कर लेते हैं 8400 माइनस टैक्स उसमें हमें बताया ही नहीं है तो 0 को कंसीडर करते हैं और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ पीरियड्स। नंबर ऑफ पीरियड n हमारे पास 5 है, तो ये आएगा 14,000 प्लस 14,000 प्लस 14,000। ये 3 बार हो गया ना, 1 2 3 प्लस 14,000 प्लस 14,000। ये 70,000 ये बन रहा है, इसमें से लेस करेंगे 8400 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारे पास आ रहा है लेस 8400 divided by 5 12,320। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। तो हम इसको फार्मूले में पुट कर लेते हैं। ये इनिशियल, अब यहाँ पे हमारे पास एवरेज प्रॉफिट हमने देखा वो आया 12,320। डिवाइड कर लेंगे हम इसे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी थी, 42,000 थी, मल्टीप्लाइड बाय ये 100, तो जवाब हमारे पास आ जाएगा 42,000 29.33%। ये हमारे पास ARR आ गया। ये हमने फाइंड आउट कर लिया टोटल कास्ट वाले, टोटल इन्वेस्टमेंट वाले फार्मूले से। अब दूसरा मेथड है हमारे पास एवरेज इन्वेस्टमेंट। हम इसी क्वेश्चन को उसके साथ भी कर लेते हैं। उस फार्मूले में हमारे पास ये फार्मूला बनेगा ARR
इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया था, ये हमारे पास आया था 12,320। तो अब इसको दोबारा फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम एवरेज इन्वेस्टमेंट को फाइंड कर लेते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट ये इक्वल होती है इनिशियल इन्वेस्टमेंट के, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस करते हैं इसमें हम स्क्रैप वैल्यू, डिवाइड कर देते हैं 2 पे, और प्लस करते हैं हम एवरेज वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी है, 42,000 थी। हम इसमें प्लस कर लेते हैं स्क्रैप वैल्यू 0 और 2 फार्मूले वाला आ गया, प्लस वर्किंग कैपिटल अब हमें नहीं दिया गया तो 0 कंसीडर करते हैं, तो ये आएगा 21,000। और अब हम इसी को फार्मूले में पुट कर लेते हैं, ये चीज़ हमें मिल गई। तो ARR आएगा, एवरेज प्रॉफिट था हमारे पास 12,320 डिवाइडेड बाय 21,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आएगा हमारे पास 12,320 डिवाइडेड बाय 21,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आ रहा है हमारे पास 58.67%, ये परसेंटेज में आएगा। तो ये थी हमारी ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब हम एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब मैंने आपको दोनों मेथड से करके दिखा दिया है, आपकी मर्जी आप जो फॉलो करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में तो पहले से प्री डिटरमाइन होता है कि कौन सा मेथड यूज करना है। अगर आप कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, कोई डिसीजन कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको दो प्रोजेक्ट को कंपेयर करना है, तो दोनों पे आपको सेम ही अप्लाई करना पड़ेगा। ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सा अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे है कि मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि प्रोजेक्ट हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, एक हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होते हैं और दूसरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, यानी इसके सेलेक्ट करने से बाकी प्रोजेक्ट सिलेक्शन लिस्ट से रिमूव नहीं होते। तो फिर हम देखेंगे ये लेट्स सपोज 58% जो आया है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड कितना है। ये भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न प्री डिटरमाइन होता है, उसमें नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं जिनके बेस पे उसे डिटरमाइन किया जाता है। कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है कि लेट्स सपोज उसने 60% से कम वाले को एक्सेप्ट नहीं करना। ऐसा प्रोजेक्ट जो 60% से हायर रेट ऑफ रिटर्न देगा उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर ये हो पॉलिसी में कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 60% हो, तो हम ये अब हमारे पास लेस आ रहा है, तो हम इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे। और अगर एग्जांपल लेते हैं कि मिसाल के तौर पर अब अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 50% हो, तो फिर हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। और अगर इक्वल आ जाए तो हम नॉर्मली रिजेक्ट करते होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिनमें कोई कंडीशन लगा दी जाती है कि अगर आप ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें तो फ्यूचर में कैश इनफ्लो होगा, तो उस केस में हम फिर उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। अब हम एक कंपैरिजन का क्वेश्चन कर लेते हैं। एक हमारे पास यही आ गया, एक दूसरा हम कर लेते हैं।
अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे मैं दूसरा मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, यानी एवरेज इन्वेस्टमेंट वाला। एवरेज इन्वेस्टमेंट के साथ एक इस प्रोजेक्ट का जवाब हमारे पास ये आ गया। तो अब एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं और उसका कंपैरिजन इसी के साथ ही कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास प्रोजेक्ट ए था और एक प्रोजेक्ट बी है, उसका डेटा ये है। उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है लेट्स सपोज 45,000 और उससे उसकी लाइफ है लाइफ है 5 ईयर और उसके कैश फ्लोज हैं और ये 1 2 3 4 5 28,000 कर लेते हैं, इसको 12,000 कर लेते हैं और इसको 10,000 कर लेते हैं। ये मिक्स स्ट्रीम है, वो हमारे पास एनुटी थी, इसको भी 10,000 कर लेते हैं, ये भी 10,000 कर लेते हैं। अब इसमें हमने सपोज ये भी कर लेते हैं कि इसकी स्क्रैप वैल्यू 0 है और ARR फाइंड करना है। सबसे पहले हमें ARR का फार्मूला है ना कि ARR इज इक्वल टू, ये साफ कर देता हूँ यहाँ पे देखते हैं। ARR इज इक्वल टू, मैं ये दूसरा मेथड अप्लाई कर रहा हूँ एवरेज वाला, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट पहले हमने फाइंड आउट करना है। ये एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास, इसका फार्मूला होता है कैश फ्लोज माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीरियड। अब हमारे पास कैश फ्लोज हैं, कैश फ्लोज ये 28,000 एग्जाम्पल में जैसे हमने देखा, दूसरा है 12,000 है, फिर 10,000 है, फिर 10,000 है और फिर भी 10,000 है और उसके बाद डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू DPC, कॉस्ट होती है लेस स्क्रैप वैल्यू करते हैं और डिवाइड करते हैं लाइफ के ऊपर, एक्सपेक्टेड लाइफ के ऊपर या यूजफुल लाइफ। इनिशियल कॉस्ट 45,000 हमने एग्जांपल में ली, लेस स्क्रैप वैल्यू 0 और डिवाइडेड बाय लाइफ उसकी 5 ईयर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9,000। अब इसी को, इस 9,000 को डेप्रिसिएशन इसकी जगह हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, लेस टैक्स हमारे पास 0 है और नंबर ऑफ ये पीरियड हमारे पास 5 है। ये हमारे पास 28,000 प्लस 12,000 प्लस और ये 3 है 30,000, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 30,000, ये बन गया हमारे पास 70,000, लेस करते हैं 9,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये जवाब आएगा हमारे पास
12,200। ये हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो ये एवरेज प्रॉफिट हमें मिल गया। अब हमने एवरेज इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करनी। ये इसको मैं साइड पे लिख रहा हूँ, यहीं पे ही लिख लेता हूँ। एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 12,200 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट हम फाइंड करने लगे हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फार्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस एवरेज वर्किंग कैपिटल। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास 45,000 जैसे हमने एग्जांपल में ली, प्लस स्क्रैप वैल्यू 0 है हमारे पास, डिवाइड 2 पे कर दिया, प्लस वर्किंग कैपिटल भी नहीं गिना तो 0 करेंगे। तो ये आएगा हमारे पास 22,500। और अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं फार्मूले में, 22,500 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमारे पास इसका जवाब आएगा 54.22%। अब देखें, ये हमारे पास आ रहा है 54%, और वो हमारे पास आया था 58, प्रोजेक्ट ए का 58.67%। तो इसमें से जो ग्रेटर होगा हम उसको ही एक्सेप्ट कर देंगे। ये है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट के केस में। ये बात याद रखनी है कि ये 58% जो मैंने लिया है, जो पहले मैंने एवरेज इन्वेस्टमेंट के मेथड के थ्रू किया था, उस वाला उस वाली फिगर लेंगे। यानी दोनों में आपने सेम मेथड यूज करना है। ये नहीं करना कि आपने प्रोजेक्ट ए में तो टोटल कास्ट के थ्रू ARR फाइंड कर लिया और प्रोजेक्ट बी में आपने एवरेज इन्वेस्टमेंट के थ्रू ARR फाइंड किया और फिर कंपैरिजन किया, तो ये सवाल हमारा गलत हो जाएगा। तो ये था हमारे पास ARR। ये हमारी नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक कंप्लीट हो गई। अब हम मूव करते हैं अपनी डिस्काउंटिंग टेक्निक की तरफ, या इसके ड्रॉबैक कुछ देख लेते हैं। पहले इसके मेरिट्स क्या हैं। सिंपल है, इजी टू कैलकुलेट है। दूसरा, हमने पे बैक पीरियड में देखा था कि हम कैश फ्लो को फोकस कर रहे थे, जबकि यहाँ पे हम प्रॉफिट को फोकस कर रहे थे। तो ये रिकॉग्नाइज करता है प्रॉफिट को। प्रॉफिट फैक्टर रिकॉग्नाइजेस प्रॉफिट फैक्टर। ये दो इसके मेरिट्स हैं, बाकी इसके डीमेरिट्स हैं कुछ, और भी मेरिट हो सकते हैं। बस मेन मकसद ये है कि कंसेप्ट देना, वो मैं दे रहा हूँ। डीमेरिट्स, इसका पहला डीमेरिट है कि ये टाइमिंग ऑफ मनी को इग्नोर करता है। मिसाल के तौर पर दो प्रोजेक्ट है हमारे पास, एक प्रोजेक्ट ए है, दूसरा प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट ए में 28,000
22,000, ये उसके कैश फ्लोज हो रहे हैं 10,000, 5,000, और ये कितने माने 28, 30, 20, टोटल 65 हो गया। और ये है कि 10,000, 5,000, 5,000 और 45,000, 65 टोटल। अब ये दो प्रोजेक्ट हैं। अब अगर हम इन दोनों का ARR फाइंड करें तो ये दोनों का ARR सेम देगा, क्योंकि दोनों में प्रॉफिट, इसने प्रॉफिट फैक्टर को देखना है। प्रॉफिट फैक्टर के एतबार से ये दोनों को सेम रैंक दे देता है। या इसमें लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 50,000 हो जाता है तो ये प्रोजेक्ट ए को प्रेफर करेगा, इसको एक्सेप्ट किया जाएगा ARR के मुताबिक से, अकॉर्डिंग टू ARR। लेकिन जबकि अगर हम प्रोजेक्ट ए देखें तो इसमें इनिशियल ईयर में कैश फ्लो ज्यादा हो रहा है, जबकि इसमें लास्ट वाले सालों में कैश कैश फ्लो हो रहा है। तो आप खुद देखें, जब इनिशियल ईयर में और ये 3-4 साल बाद मनी की वैल्यू में काफी सारा डिफरेंस आ चुका होता है, तो ये इस फैक्टर को इग्नोर करता है। एक तो ये टाइमिंग को इग्नोर करता है, दूसरा ये फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कोई कंसीडर नहीं करता यहाँ पे। ये भी इसका दूसरा ड्रॉबैक है। और इसको मुख्तलिफ मेथड से काउंट किया जा सकता है, जैसे हमने 2 पढ़े, बाकी भी हो सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी को इसकी रिमूव हो जाती है, यानी सेम क्वेश्चन पे आप डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर के थ्रू ARR फाइंड किया जा सकता है, इसलिए कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उसके बाद इसका तीसरा ड्रॉबैक है, ये अकाउंटिंग इनकम यानी प्रॉफिट को ही कंसीडर करता है। इंस्टेड ऑफ कैश फ्लोज। इसके इस फैक्टर की वजह से वो प्रोजेक्ट जिनकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होते हैं, प्रोजेक्ट विद हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, ऐसे प्रोजेक्ट जिनकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होती है उनके लिए तो ये सूटेबल नहीं है फिर, यानी उनके कैश फ्लो ज्यादा होते हैं, उसमें से मेंटेनेंस का ज्यादा पोर्शन डिडक्ट हो जाता है, इसलिए उनका प्रॉफिट कम बचता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वो तो फिर सूटेबल ही नहीं है। और दूसरा इसमें है कि और उनकी वैल्यूएबिलिटी डिपेंड करती है इनिशियल कैश फ्लोज पे, और ये टाइमिंग ऑफ मनी को वैसे इग्नोर करता है। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, बाकी भी हो सकते हैं, ये सिंपल जो थे वो मैंने आपको बता दी। तो अब हम मूव करते हैं अपना दूसरी टेक्निक, डिस्काउंटिंग टेक्निक है जो, उसमें हमने देखा था कि 5 टेक्निक है, हम वन बाय वन सारों को डिस्कस करते हैं।
NPV, net present value. नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास क्या होती है? ये डिफरेंस होता है कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। यानी एक प्रोजेक्ट अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो उसका फ्यूचर में जो कैश फ्लो होना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम लेते हैं, और जो अब उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू। इन दो प्रेजेंट वैल्यू के दरमियान डिफरेंस को हम एनपीवी कहते हैं। द डिफरेंस between present value of cash यानी कोई भी प्रोजेक्ट अंडरटेक करने से, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने या सिलेक्ट करने से जो कैश का आउटफ्लो होता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, और उससे जो कैश का इनफ्लो होना है उस उसकी प्रेजेंट वैल्यू, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसको हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। इसका फार्मूला सिंपल सा ही है, एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू of cash inflows difference present value of cash outflows। अब ये हमारे पास दो किस्म का आ सकता है, या तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इन अदर वर्ड्स, या तो ये जीरो से ग्रेटर होगा या फिर ये एक केस में ग्रेटर, दूसरे में जीरो से लेस होगा, यानी नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव होगा हमारा भाई, ये नेगेटिव। ये दो पॉसिबिलिटीज होती हैं इसमें। इसकी कुछ अजम्पशन है कि इसके बैक पे अज्यूम किया जाता है। एक तो अजम्पशन इसकी है कि जो कैश जनरेट हो रही है उसको इमीडिएटली री इन्वेस्ट किया जाए। कैश generated is immediately reinvested in the project at a rate of
रिटर्न इक्वल टू इसकी पहली अजम्पशन है कि जो हमारे पास रेट रेट मिल रहा है यानी रेट ऑफ रिटर्न हमें लेट्स सपोज 50% मिल रहा है सारे प्रोजेक्ट के ऊपर, और इससे जो कैश फ्लोज लेट्स सपोज 28,000 पहले पीरियड के एंड पे हुआ, दूसरे पे 12,000 हुआ, तीसरे पे 10,000। अब ये कैश फ्लो हुआ है, इसको दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया जाए, और ये री इन्वेस्ट किस रेट पे किया जाए, इस रेट पे जो सारे प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न है, उसी रेट पे ही हर कैश फ्लो को इमीडिएटली री इन्वेस्ट किया जाए ताकि वो न्यू इनकम या न्यू रिटर्न जनरेट कर सके। इसकी एक अजम्पशन ये है, जबकि दूसरी अजम्पशन है इसकी कि ये जो कैश का इनफ्लो होना है यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद जो कैश का इनफ्लो, जैसे ये हुआ था, ये पीरियड के एंड पे हो सारा, द इनफ्लो ऑफ कैश other than initial investment. At the end of period, यानी लेट्स सपोज, जैसे इसके एग्जांपल हमने पहले यही एग्जांपल यूज की थी कि 45,000 इन्वेस्टमेंट थी, पहला कैश फ्लो 28,000, फिर 12,000, फिर 10, और फिर अगला भी 10,000 था, उससे अगला भी 10,000 था। अब इसकी दूसरी अजम्पशन ये है, इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अलावा बाकी ये जो कैश फ्लोज हो रहे हैं हमें, ये 5 कैश फ्लोज, ये पीरियड के एंड पे हो, यानी जो हम अकाउंटिंग पीरियड ले रहे हैं उसके एंड पे हो, स्टार्ट में ना हो जाए। इसकी एक अजम्पशन तो ये है कि कैश फ्लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अलावा जो कैश इनफ्लोज हैं वो पीरियड के एंड पे हो, जबकि दूसरी इसकी अजम्पशन ये है कि जो कैश फ्लोज हो रहा है यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद जो कैश इनफ्लोज हो रहे हैं हर पीरियड के एंड पे, उसको फौरन री इन्वेस्ट किया जाए, और किस रेट पे किया जाए, जो टोटल रेट ऑफ रिटर्न उस प्रोजेक्ट का है उस रेट पे री इन्वेस्ट कर दिया जाए। ये दो अजम्पशन थी इसकी। अब इसका डिसीजन रूल है, अगर एनपीवी हमारे पास, ये इसको अलग, हमारे पास एनपीवी का फार्मूला होता है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज लेस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। अगर डिसीजन रूल है अब इसका, वही एग्जांपल जिस तरह पहले मैं बता रहा हूँ कि दो किस्म के प्रोजेक्ट होते हैं,
एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट में इसका रूल होगा कि एनपीवी ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, तो हम एक्सेप्ट करेंगे, और अगर एनपीवी इज लेस देन 0 है तो हम रिजेक्ट करेंगे। अब इस बात का मतलब क्या है, एनपीवी ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 कब होगी, जब हमारे पास ये कैश इनफ्लो ज्यादा होगा कैश आउटफ्लो से, तो ये 0 से ज्यादा होगी, यानी ये हमारे पास पॉजिटिव आएगी। और अगर ये कैश का इनफ्लो कम हो और आउटफ्लो ज्यादा हो, यानी पेमेंट ज्यादा करनी पड़े जबकि उससे रिसीव कम हो, तो हमारे पास ये नेगेटिव है, तो जवाब भी हमारे पास नेगेटिव में आएगा। लेट्स सपोज 20 आ जाता है, तो ये हमारे पास अब एनपीवी लेस देन 0 हो गया, तो हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं और ये नेगेटिव होता है हमारे पास एनपीवी। ये केस था हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स में। अब दूसरे हमारे पास होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स में हम दोनों प्रोजेक्ट 2 हैं 3 हैं 4 हैं जितने भी हैं उन सब की हम एनपीवी फाइंड आउट करेंगे, फिर हम उसकी एक रैंक लिस्ट बना लेंगे, यानी यानी जो हमें हायर एनपीवी प्रोवाइड कर रहा होगा तो हम उसे रैंक फर्स्ट पे रखेंगे, यानी टॉप पे फॉल करेगा वो। इसी तरह बाकी अकॉर्डिंगली उनकी एक लिस्ट बना लेंगे, और जो हमें मैक्सिमम एनपीवी प्रोवाइड करेगा हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, और बाकी तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है। अब एक इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स सपोज वही एग्जांपल हम चलाते हैं, प्रोजेक्ट ए, उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है लेट्स सपोज 42,000, ये हमारे पास टाइम लाइन है। फिर है 14,000, 2 3 4 और 5, 14,000 14,000 14,000। लेट्स सपोज हम इसकी एनपीवी फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 42,000, कैश इनफ्लोज हमारे पास कितने हैं 5 हैं, यानी एन हमारे पास 5 आ गया, और हर एक की अमाउंट हमारे पास 14,000 है, ये एक एन्युटी है। अब हमारे पास एनपीवी का फार्मूला है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे हमें रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है 10%। एक प्रोजेक्ट है ए हमारे पास, अगर हम उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 42,000 की करें तो वो 5 साल तक हमें 10% रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर, या 10% अपॉर्चुनिटी कास्ट है हमारे पास उसके ऊपर
14,000 हर साल के एंड पे रिसीव होते हैं। तो इसकी एनपीवी फाइंड आउट करनी है। एनपीवी फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज चाहिए, यानी ये कैश इनफ्लो हो रहे हैं, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए हमें। दूसरा हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये जो स्टार्ट में कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फाइंड आउट करने के लिए ये एन्युटी है, एन्युटी का फार्मूला लगा लेते हैं। वो है कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो इंटू 1 प्लस आर इसकी पावर नेगेटिव n-1 डिवाइडेड बाय आर होता है हमारे। इसमें पुट कर लेते हैं। ये कैश फ्लो हमारे पास 14,000 है, 1 प्लस आर हमारे पास 0.10 बन जाएगा, 10% है। एन हमारे पास ये 5 पीरियड हैं, तो हम यहाँ पे -5 पुट कर देते हैं, +1 डिवाइडेड बाय 0.10। ये अब हमारे पास आ जाएगा 1.10 इसकी पावर -5 +1 डिवाइडेड बाय 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 14,000। ये हमारे पास आ रहा है 53,071.148। एक मिनट में इसे क्रॉस चेक कर लूँ। हाँ, यही आ रहा है हमारे पास। ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज हो गई, ये वाली 53,071.148। इसमें से लेस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ये तो 0 पीरियड पे हमारे पास हो रही है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू सेम यही रहेगी 42,000। इसमें से अगर ये लेस कर लिया जाए तो हमारे पास आता है 11,071.148। अब ये हमारे पास आ गई एनपीवी। एनपीवी क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर है, हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। एनपीवी हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रही है, 0, तो हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कैश का जो इनफ्लो है वो ज्यादा हो रहा है कैश के आउटफ्लो से। और अब वैसे देख भी लें तो ये 42,000 है और ये 53,000 है। अब अगर ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट था, अगर हमारे पास ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होते तो फिर जिस तरह हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी, फिर दूसरे की फाइंड आउट करते और फिर जो हमें मैक्सिमम एनपीवी दे रहा होता हम उसको एक्सेप्ट कर लेते। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जवाब इसका आ गया, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 11,071.148। तो एक और प्रोजेक्ट हम कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज एक और प्रोजेक्ट है हमारे पास। ये हमने एग्जांपल ली थी कि एन्युटी थी। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास मिक्स स्ट्रीम होगा। ये हमारे पास टाइमलाइन हो गया। इस पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 45,000 है। यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि शो हो जाए कि कैश का आउटफ्लो हो रहा है।
1 2 3 4 5 28,000 12,000 10,000 10,000 और 10,000। और इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं, R इज इक्वल टू 10% है। और एनपीवी फाइंड करते हैं। एनपीवी हमें फाइंड करने के लिए एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज चाहिए, दूसरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज चाहिए। आउटफ्लो की तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है क्योंकि ये 0 पीरियड पे है, और बाकी इनकी हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब ये मिक्स स्ट्रीम है, इस पे वो तो हमारे पास एन्युटी थी, हमने एन्युटी वाला फार्मूला लगा के प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे अब हम मिक्स स्ट्रीम है तो इंडिविजुअल अमाउंट वाला फार्मूला लगाएंगे और हर एक अमाउंट की इंडिविजुअली प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम उनको सबको ऐड करके हमारे पास कैश इनफ्लो की एक प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब सिंगल अमाउंट के लिए हमारे पास फार्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आर इसकी पावर नेगेटिव n। अब इसी फार्मूले से मैं सारों की फाइंड आउट कर लेता हूँ। 28,000 इंटू 1 प्लस 0.10 इसकी पावर नेगेटिव 1, क्योंकि ये एक पीरियड है। ये मैं तफसील से समझा चुका हूँ, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो फ्यूचर वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की सीरीज में जाके देख सकते हैं कि कैसे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं, कैसे फ्यूचर वैल्यू फाइंड करते हैं। उसमें हमने देखे थे कैश फ्लोज डिफरेंट टाइप के थे, सिंगल अमाउंट के साथ हो, एन्युटी के साथ हो, फिर एन्युटी में टाइप थी, एन्युटी ड्यू के साथ कैसे फाइंड आउट होगा, एन्युटी ऑर्डिनरी के साथ कैसे होगा, और मिक्स स्ट्रीम में कैसे होगा, ये सारा हमने वहाँ पे देखा था। तो इसका ये आएगा अब हमारे पास 1.10 इसकी पावर नेगेटिव 1 मल्टीप्लाइड बाय 28,000, ये आएगा 25,000 455। इसी तरह इसका भी फाइंड करेंगे, ये आएगा 12,000 इंटू 1 प्लस 0.10 इसकी पावर नेगेटिव 2 हो जाएगी, क्योंकि ये अब 2 पीरियड हो गए। ये आएगा हमारे पास 1.10 इसकी पावर नेगेटिव 2 मल्टीप्लाई होगा 12,000 से। ये 9917.35 आएगा, 355 है तो इसको 6 कर देते हैं। इसी तरह इसका 10,000 इंटू 1 प्लस 0.01 0.10 इसकी पावर अब नेगेटिव 3 हो जाएगी, क्योंकि ये 3 पीरियड हो गए, 1 2 और 3। ये आएगा हमारे पास 1.10 इसकी पावर नेगेटिव 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 10,000 7513.149 आएगा। अच्छा, इसके बाद हम इसका ले लेते हैं 10,000 इंटू 1 प्लस 0.10 इसकी पावर नेगेटिव 4 हो जाएगी, क्योंकि ये 4 पीरियड हो गया। 1.10 इसकी पावर नेगेटिव 4 मल्टीप्लाई 10,000 जाएगा 6830.135, और इसके बाद ये आखिरी है
इसकी आएगी हमारे पास 10,000 इंटू 1 प्लस 0.10, इसकी पावर -5 हो जाएगी। 1.10 इसकी पावर -5, 6209.213। ये हमारे पास इंडिविजुअल अमाउंट्स की आ गए। अब हम इन सब को ऐड कर लेते हैं ताकि टोटल जो कैश का इनफ्लो होना है हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू मिल सके। ये बनेगा 25,455 प्लस 9917.3 प्लस 75.75 प्लस 6830.135 प्लस 6209.2213। ये हमारे पास आएगा 55,924.77997। बस इसको हम 8 कर लेते हैं। ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ गए। अब हम एनपीवी के फार्मूले में पुट कर लेते हैं। एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू सॉरी यहाँ से आपको नजर नहीं आएगा, यहाँ पे कर लेता हूँ। एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लेस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो ये आएगा इनफ्लो हमारे पास आया 55,924.8 लेस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये 0 पीरियड पे हो रहा है तो यही आएगी 45,000। अब ये लेस कर लेते हैं, ये आएगा 10,924.8। ये हमारे पास एनपीवी आ गई प्रोजेक्ट बी की, जबकि प्रोजेक्ट ए की हमारे पास आई थी 11,071.148। अब अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, इन दोनों को, तो प्रोजेक्ट ए हमें ज़्यादा एनपीवी दे रहा है, यानी प्रोजेक्ट ए से कैश का इनफ्लो ज़्यादा होना है। दोनों पॉजिटिव दे रहे हैं और एक हमें ज़्यादा दे रहा है, एक कम दे रहा है। तो हम प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोजेक्ट बी को रिजेक्ट करेंगे। ये रिजेक्ट होगा। बट इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट हमारे पास होता है कि जो हमें पॉजिटिव एनपीवी दे रहा होता है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, जबकि जो हमारे पास नेगेटिव एनपीवी दे रहा होता है उसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन अगर केस आ जाए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का कि दो प्रोजेक्ट हों या दो से ज़्यादा हों तो हम, और वो हमें पॉजिटिव एनपीवी दे रहे हों, तो फिर हम किसको एक्सेप्ट करते हैं? तो फिर हम उनकी एक रैंक लिस्ट बनाते हैं, उसकी बेस पे उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। अब अगर रैंक लिस्ट बनाई जाए तो ये टॉप पे फॉल करेगा ना, क्योंकि इसकी ज्यादा एनपीवी आ रही है। जिसकी ज्यादा एनपीवी वो उतना टॉप पे, तो टॉप वाले को हम एक्सेप्ट करते हैं, बाकी को रिजेक्ट करते हैं। तो ये था हमारे पास एनपीवी के हम कैसे प्रेजेंट वैल्यू पे आते हैं पहले, और फिर उसकी इनफ्लो और आउटफ्लो का डिफरेंस देखते हैं।
उसके बाद हमारी बाकी जो नॉन डिस्काउंटिंग हमने कर ली थी टेक्निक, ये डिस्काउंटिंग में पहली हमने एनपीवी कर ली, बाकी आईआरआर है, एमआईआरआर है, डिस्काउंटेड पे बैक है और कैपिटल रेशनिंग है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।